लेकिन आप अपने आप को फेक कर रहे होते हैं, हम्म। दूसरों को भी और अपने आप को भी। दूर से भागते हुए बच्चे आए, टीचर जी, उन्हें जो समझ आ रही थी। मैं इतना, वो पहली बात थी जो मैंने सोची, मैंने कहा यार ये मतलब मैं तो जानती भी नहीं इनको, ये मत आप हो मुझे गया। पहले ये बताएं, जब आप अकेली झुग्गी में चले गई तब घर बताया था? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। हमारी बड़ी कोशिशें हुई सबकी कि किसी तरह से इनका ये स्कूल गिराया जाए। कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहें। आपको क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि हमने इतने लोगों को राशन दिया? एक स्कूल अडॉप्ट किया गिलगित बल्तिस्तान में, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। पूरे 3 गांव में कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है। तमाम मखलूकात से अफजल हैं तो आप हैं। वाह। और इंसान, अल्लाह ताला ने कहा ना, इल्लल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। यस। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़र शफ़ास्मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो एक ही हस्ती में बहुत कुछ समोए हुए हैं और इनका मुख्तसर सा तारुफ भी करवाऊंगा। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि मैं अपनी पॉडकास्ट में बहुत सी ऐसी शख्सियात जिसमें शुरा कराम भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट भी आते हैं और ऐसे अदीब भी आते हैं जो मुख्तलिफ़ असनाफ पर काम करते हैं और अपने आप को मनवाते हुए चले जाते हैं। तो एक अरसा गुजर गया और मैंने फिर इस चीज़ के पर स्टडी की और टीम ने स्टडी की कि कुछ ऐसे लोगों को भी प्रमोट किया जाए जो कि मुझ जैसे हैं, जो स्टार्ट लिए हुए हैं और अगर वो एक अरसा से काम कर रहे हैं तो उनकी कहानी, उनकी बातें लोगों तक ऐसे पहुंचाई जाए जैसे आनी चाहिए। वरना आर्टिस्ट की कदर इंसान के जाने के बाद होती है। हमारा ये मुआशरे का अलमी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनसा आसिम। मैं आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत कैसे हैं? शुक्रिया, आप आई। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगा। मुख्तसर इसलिए क्योंकि आपसे आपका तारुफ, आपका काम सुनना, आपकी ज़ुबानी वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होगा। अनसा आसिम जो पेशे के लिहाज से डाइटिशनिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ मंजी हुई वॉइस आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ साया खुदाए जुल जलाल की जो फाउंडेशन है उसकी सदर हैं और दर्द दिल रखने वाली हैं। मैं वैसे खुद भी इन मामलात में, क्योंकि शायर आदमी हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ तो ज़रा टची हो जाता हूँ कि इतना ज़बरदस्त काम, दर्द दिल रखना। वो इकबाल ने क्या खूब कहा है ना कि है लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने आपकी स्पीच जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में सुनी थी, तो आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय योर स्पीच और जो जो थैंक भी यू। आपने वहाँ पर कहा था। और फिर उसके बाद राब्ता हुआ और आज हम पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मिस, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटरव्यू की एक अलग शक्ल होती है, डॉक्यूमेंट्री की एक अलग शक्ल होती है, लेकिन पॉडकास्ट में आप खुले दिल से जो चाहे बिल्कुल कहना ऐसा ही चाहें है। कह सकती हैं। तो मैं आपसे स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि इतना कुछ कैसे मैनेज किए हुए हैं? तो बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस करते रहेंगे आपकी डेली लाइफ के हवाले से, एज ए डॉक्टर और एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट और जो आप ये काम कर रही हैं। ये बताइए कि सब कैसे मैनेज कर रही हैं? सब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता, पहले तो हर किसी को प्रॉब्लम आती है, एक चीज़ नहीं हो रही, दूसरी कैसे करें? हुँ, लेकिन जब आदत हो जाती है ना इंसान को, और इंसान में जुस्तजू होती है कि कुछ और, कुछ हुँ, नया, कुछ और किया जाए, ट्राई किया जाए। हुँ, तो मेरे में भी बचपन से वो आदत थी कि सही, कुछ-कुछ करते-करते मैंने फिर सब कुछ ही कर लिया। क्योंकि ज़बरदस्त। मुझे बचपन से मैं स्पीचेस करती थी, मैं डिबेट्स करती थी, तो ये सारी चीज़ें बचपन से मुझे आदत थी इन सब चीज़ों की। घर वाले भी बहुत कहते थे, सपोर्ट करते थे इस चीज़ में कि ठीक है। मैं जब 9 साल की थी तो मैं फ़ातिमा जिन्ना बनी अपने स्कूल में, अच्छा। और फिर मैंने, मेरे दादाबू ने स्पीच लिख के दी उसकी, और मैंने स्पीच की विद एक्शंस। हुँ, और वो मेरे लिए, ऑब्वियसली आपके पास, आपके सामने इतनी बड़ी ऑडियंस है, आप एक स्कूल लेवल के किड हो, तो स्टार्ट वहीं से हुआ कि मैंने वो स्पीच की थी हुँ, और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें करना स्टार्ट की। मुझे, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मैं नाते पढ़ा करती थी। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। फिर नेशनल नेशनल सॉन्ग मैंने पढ़ा, लेकिन वो रे और अड़े की वजह से फिर अच्छा, ये बड़ा रिजेक्ट हो मसला है, गई। लाहौरियों का बड़ा मसला है। बहुत मसला आया, मैं मुझे बहुत ठीक मसला है, आया, मैंने पूरा साल प्रैक्टिस की थी, सही सोनी है। धरती, अभी भी शायद, अब तो ऐसे काफ़ी बेहतर हो गया है। हुँ, तो वो मेरे दिल में ना आज तक रहेगा
कि मेरे म्यूजिकल टीचर ने भी वो मेरी बड़ी मेहनत की थी मुझे, और मैं सारा दिन घर में, मेरे घर वाले तंग आ जाते थे आ जाते कि ये क्या हर वक्त पढ़ती रहती है। सही और लेकिन एंड टाइम पे मैम ने कहा कि बेटा आपका रे अड़े बिल्कुल ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मुझे छोटा सा वो पूरब का दरवाजा खुला दिया। वो एक पोइम थी जो मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स डे में पढ़ी। तो वही बचपन से जब आदत थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का जो सोच है ना, वो ये होती है कि ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ये सीख दे देना कि आप अभी से सब कुछ कर सकते हो, उम्र का तो इसमें कोई नहीं होता। इंसान सबके पास दिमाग सेम होता है, बस वो मोटिवेशन और वो करेजमेंट उसको चाहिए होती है। तो बेसिकली जो इंसान की बेसिक्स होती हैं, जिस तरह कि आपने बताया, मैंने भी इस तरह से स्टार्ट किया था। तो अगर बेसिक्स पक्की नहीं होती ना, तो वो इंसान फिर मैं अक्सर देखता हूँ ना कि अगर कोई टैलेंटेड बंदा है और वो इसको यूज़ नहीं कर रहा, यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो वो तो क्या कर रहा है, अपने साथ ज्यादती कर रहा है। बहुत तो बड़ी जाती है। आपने जो इतना कुछ कर रही हैं, वो इतना कुछ एक साथ लेकर चलना मुश्किल काम तो है। ऑब्वियसली आप बहुत से मामलों में डिसअपॉइंट भी होती हैं, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता होगा, और इसके साथ बहुत 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 से ऐसे मामला, फैमिली को लेकर चलना और बहुत कुछ है। अपनी सबसे बड़ी बात कि अपनी एंटरटेनमेंट जो है वो छोड़नी पड़ती है अब बिल्कुल। अगर ये काम करना है तो इसके मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मैं अब इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैं मखलूक खुदा की जो है वो मदद कर सकती हूँ, और इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अल्लाह ने अगर ये आपको ये खुदादा सलाहियतें दी हैं। अल्लाह ने हर किसी को सलाहियत दी होती है। जबरदस्त। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वाह। एक इंसान से। आहा, तो अगर हम उस चीज़ को ही समझ लें कि वो हमसे कितना प्यार करता है, तो हमने उसके लिए भी तो कुछ करना है। वाह। हमें हमारे लिए नहीं भेजा गया। हम्म, ये बात हम सबको समझनी चाहिए और जाननी चाहिए कि हम अपनी वजह से नहीं आए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हम दुनिया में नहीं भेजे गए। हम्म, तो मैं बहुत ज़्यादा शुरू से ही इन चीज़ों में थी कि अगर घर पे भी कोई आया है, ठीक है, हमारे मुआशरे का ख़्याल होता है कि वो उनको माँगने की आदत है, इसलिए वो आ जाते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं, रहने दो, अल्लाह भला करे और भेज दो। लेकिन अगर आपके दरवाज़े तक कोई आया है ना, तो आप उसे खाली हाथ नहीं जाने दो। सही है। उसमें से अगर एक बंदा सच्चा भी हुआ हम्म। और आपने उसको धुतकार दिया, ओ हो, सोचें फिर, क्या बनेगा। कुछ नहीं बन सकता ना फिर। हम्म, आपने उसे धुतकार दिया है और 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वालों ने देख लिया। वाह, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान वरना को, तात के लिए कम तो ना थे करूँ करो बयां। बयां। तो बस बिल्कुल इसी यही, और फिर जब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की, तो यूनिवर्सिटी में एक्सपोज़र ज़्यादा होता है आपका। हम्म। और मैंने यही सोचा था, मैं कहती होती थी कि माँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा रही सिर्फ़, अच्छा। पढ़ता हर कोई है, हाँ। पढ़ता हर कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो नहीं करना चाहती जो हर कोई करता हम्म। है। मेरे फिर अड़े अड़े मेरे अड़ गया, कोई अड़ मसला गया नहीं, मेरा। कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैंने वो करना है जो सब नहीं कर सकते, और सब कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और हर किसी के अंदर वो सलाहियत मौजूद होती है कि मेरे अंदर कौन-कौन से टैलेंट है। ये नहीं है इंसान को पता नहीं होता कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, हम्म, पता सबको होता है, लेकिन जानने में शायद, और फिर लोगों से बातें सुनकर या इन चीज़ों में वो आपकी वो जो आपका टैलेंट होता है वो शायद कहीं पीछे चला जाता हम्म, है और आप किसी और चीज़ को, हमारी यूथ को देख लें तो हमारी यूथ में रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाते हैं, हम्म। और वो अपनी सारी उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है। वक्त वो आया। जानते हैं कि मंज़िल नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता देखते हैं, वाह। फैंटेसी। फैंटेसी। तो वो फैंटेसी की वजह से बाकी वेस्ट तो आगे चला गया है, लेकिन ईस्ट अभी तक वहीं है। अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट में ना किसी से जिक्र किया, मैं नाम नहीं लेता उनका। उनसे मैंने कहा ये फैंटेसी बड़ी मजे की चीज है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं? कहते होनी चाहिए, यही तो उम्र है। मैंने कहा अब आपको ये क्या दर्स दे रहे हैं नौजवानों को। रोशान गिलानी साहब ने तो नहीं कहा। नहीं, वो नहीं थे मेरे ख्याल से, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे। मैं उनसे अच्छा, भी अच्छा। आप उनसे जरा भाइयों वाला हिसाब है, वो कह भी देते तो ठीक है। हाँ, लेकिन वो एक ऐसे बंदे ने कहा जिसने, जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा हाँ सकता। ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है, जहाँ हम नौजवानों को दर्श दे रहे हैं कि आप एक बाल के शाहीन बने, आप ये वाले मामलात करें। अच्छा, अगर उन्होंने ये देख लिया, उन्होंने कहना तुम्हारी पॉडकास्ट में आइंदा नहीं आना। खैर, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह के आपने बताया कि नौजवान टैलेंटेड है, टैलेंट हर किसी में छुपा हुआ है, ज़रूरत होती है। चलें, हम इसको, मैं ये नहीं कहता कि वो किस तरह से अपने टैलेंट को निकालें, हम मुआशरे की बात करते हैं। मुआशरे का बहुत बड़ा इसमें जो है ना वो किरदार होता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आपको वो शाबाश दे, हुँ, आपको वो प्रमोट करे। आप अगर कहीं पर मौजूद हैं तो वो आपको कहे कि ये वो बंदा है, शी इज़ जो ये काम कर रही है, ही इज़ जो ये करता आ रहा है। हुँ। तो वो
हमारे माशरे में लेग पुलिंग है, बिल्कुल। तो आपने भी ये फेस किया, और इन लोगों के लिए क्या पैगाम है? बिल्कुल मैंने ये फेस किया। हम लोग किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। हम्म हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम खुद आगे नहीं बढ़ते और हम्म, दूसरों को बढ़ता देख नहीं सकते। सही तो है। भाई करना क्या चाहते हो? फिर क्या करना है? नहीं तुसी आए क्यों हो? तुसी पैदा क्यों हुए हो फिर? तुसी ही लेना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में, हम्म लेकिन फिर इंसान को आदत हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भई खुद कुछ करो। हम्म बजाय इसके कि दूसरों को नोटिस करते रहो कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। खुद भी कुछ करना चाहिए आप लोगों को, बजाय कि आप दूसरों की लेग पुलिंग करें। क्योंकि आप में भी वही दिमाग है जो उस बंदे में था। हम्म आप उसके अंदर कोई 2 दिमाग नहीं थे, ना ही उसके अंदर कोई 2 दिल थे। हम्म आपके अंदर भी एक रूह है, एक दिमाग है, वही जिस्म है। तो फिर करो कोशिश, इस चीज़ में रेस लगाओ ना कौन आगे बढ़ता है। ये नहीं कि इसको पीछे खींचना है क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकती। कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है, जनरल वे में टॉक हो रही है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकता हूँ ऑब्वियसली। मैं ये समझता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हर किसी से इंस्पायर होने बैठ जाते हैं, अपना काम नहीं करते, और ये कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए। नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से इंस्पायर ही नहीं हो रहे, यानी कि आप खाली हैं, हुँ। आपको कोई चीज़ ही नहीं अच्छी लग रही, आपके जिस्म में रूह ही नहीं है, फिर आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, आप अपने आप को इतने काहिल कर करके आप सुस्त हो चुके हैं, तो एक्टिव रहने के लिए क्या किया जाए फिर? इंस्पिरेशन को पहले समझा जाए कि इंस्पिरेशन होती क्या है। हुँ, हमारे दिमाग में जो इंस्पिरेशन का सिनेरियो है ना, वो किसी बड़ी शख्सियत को देख के कहा भई मेरे वो इंस्पिरेशन है। हुँ, पता लगे उनके बारे में कख नहीं पता। हुँ, हुँ, सिर्फ़ उनके नाम की वज़ह से कि मेरी वो इंस्पिरेशन है। यस, इंस्पिरेशन आपका एक लेमैन भी हो सकता है, एक किसान भी आपकी इंस्पिरेशन हो सकता है, कितनी मेहनत करता है। हुँ, अपनी वो चीज़ हासिल करने के लिए उसने कितनी जान डाली होती है। एग्ज़ैक्टली, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और इंसान अपनी इंस्पिरेशन खुद भी हो सकता है। हुँ, जैसे अगर उसने कोई चीज़ की और उसे उसमें मज़ा आने लगा, हुँ, 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 जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया काम करना एज़ अ वॉलंटियर, मुझे अच्छा लगा वो और मुझे मेरे ख़्याल से हर वक़्त की इंस्पिरेशन ज़रूरी भी नहीं होती है। ये भी ठीक है। आपका काम ही ऐसा होना चाहिए कि आपको वो खुद ही इंस्पायर करता रहे। हुँ, क्योंकि आप हर वक़्त मोटिवेटेड भी नहीं रह सकते। ऑब्वियसली, ये नेचर है ना, आप हुँ, मायूस भी होते हो, मायूसी वैसे कुफ़र है, लेकिन हुँ, आप थोड़ा-सा पीछे भी होते हो कि भई क्या है, क्या ज़िंदगी है, हुँ, कोई टाइम नहीं है, अपने लिए भी कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, तो लेकिन फिर भी आपका काम ही वो ऐसा होना चाहिए कि आपको वो खुद ब खुद मोटिवेट करता रहे और आपको हुँ, ज़रूरत ना पड़े कि भई कोई आएगा, मुझे एक आधी वीडियो दिखाएगा किसी की, फिर मैं इंस्पायर होऊँगा। हुँ, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भी अभी तक कासिम अली शाह साहब की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है ना, उनकी हुँ, इतनी बातें सुनने के बावजूद भी, हुँ, तो फिर आप इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं। यस। आप सिर्फ़ वो एक आपको लुक़मा दिया जाता है और आप उससे चलते हैं और फिर आपको ज़रूरत पड़ जाती है दोबारा देखने की। हालाँकि 2 से 3 बार अगर कोई चीज़ आपको पहुँचा दी गई है, तो फिर आप अगर उसी से नहीं हो रहे, तो फिर आप बिल्कुल, क्या करेंगे? बिल्कुल। वो वही वाली बात आ गई ना कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आके कह जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि वो झूठे हैं? वो बिल्कुल। एक आपको इंसान के पीछे आप देखें ना कितनी मेहनत है, यस। उसके पैदाइश से। हुँ, वो पैदा होता है, हुँ, चलना पैदा होते तो नहीं बच्चा चलता ना, हुँ, उसे चलाना सिखाया जाता है हुँ, और पहली बार में वो नहीं दौड़ने लग जाता। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप बड़े होके कहते हैं हर चीज़ हो जाए, एकदम 1 मिनट में हर चीज़ हो जाए। यस। लेकिन आप वो देखें, आप वो अपनी पहली चाल आपने कैसे चली थी? हुँ, आप खड़ा होना आपने सीखा था फिर। फिर यस, आपने 1 कदम लिया था, गिर गए। बिल्कुल। फिर 2 कदम लिए, फिर 3 आपको पेरेंट्स ने कहा, आपके आस-पास के लोग खुश हुए, दोबारा उन्हें कहते हैं बच्चे को कहते हैं उठो, 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 हुँ, चलोगे तुम चलोगे, तुम चलोगे। मोटिवेशन तब से वो मिल रही है। मोटिवेशन आपको तब से मिल रही है। यस। लेकिन फिर बड़े होके हम क्या कहते हैं, हमें हमारी अना आ जाती है, हुँ, नहीं हुआ तो ठीक है, छोड़ दो इसको। हुँ, हम क्या करें फिर नहीं हो रहा। सही। वो अपना बचपन याद करे ना फिर। हुँ, माँ-बाप भी कहते नहीं चल रहा, चलो रहने दो, ना हुँ। चले, ऐसे पड़ा रहे। हाँ, वो फिर ज़्यादा लड़खड़ाता। एक बंदे में कितनी मेहनतें होती हैं, उसके पेरेंट्स की, उसके ग्रैंड-पेरेंट्स की, उसके बहन-भाइयों की, फिर उसकी हुँ, उस्ताज़ा कराम की, फिर उसके दोस्तों की। हर इंसान की ज़िंदगी में इतने सारे लोग होते हैं और उनकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है और एग्ज़ैक्टली। एंड पे आके इंसान कह देता है, भई मैंने बड़ी मेहनत की। बड़ी मेहनत की है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। हाँ, मैंने बड़ी मेहनत मैं की। तने-तनहा चला था और मुझे तो प्रमोट ही नहीं किसी ने किया, सपोर्ट ही जब नहीं तक किया। इंसान इंडिविजुअल फेम में चला जाता है ना कि हुँ, मैंने ये और मैंने वो मैं नहीं होता। लेकिन जब इंसान वो मैं करने लग जाता है ना, तो वो कोई चीज़ काम नहीं आती। हुँ, क्योंकि टीम वर्क होता है, एफर्ट्स होती हैं सबकी। हुँ,
चाहे आपने बहुत सारी चीज़ें फेस भी की हों, लेकिन उस दौरान भी आपके साथ कुछ लोग तो कनेक्टेड होंगे। और ये वक़्त का तकाज़ा है कि आप उनका चाहे नाम ना लें, लेकिन आप उनको अपने दिल में तो सोच सकते हैं कि भई यार वो बंदा जो है ना, उसकी मेरी कामयाबी हाथ ज़रूर है। लेकिन आप अपने आप को फेक कर रहे होते हैं, दूसरों को भी और अपने आप को भी कि भई नहीं, मैं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जो रूटीन है इस हवाले से डाइटिशियनिस्ट एज ए और न्यूट्रिशनिस्ट, तो इस हवाले से बताइएगा कि नौजवान नस्ल जो है वो दिमागी तौर पर, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने भी इस हवाले से कुछ स्टडी की हुई है, और चूँकि पॉडकास्ट करनी होती है तो स्टडी करनी पड़ती है पहले, कुछ के साथ और भी है आगे। तो नौजवान नस्ल के ऊपर हमारी आजकल की जो फूड है, जंक फूड्स वगैरह है, तो ये आपसे लिंक्ड है ना ये सारी चीज़ें? बिल्कुल। तो इस हवाले से थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा हमारी जो व्यूअर्स हैं, तो वो इससे पीछे कैसे हो सकें? हम डेली दोस्तों को कहते हैं कि यार आज खा लेंगे, आज वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं खाएँगे। सेहत बनानी है, तवाना दिमाग रखना है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमें ऐसी लत लग गई है? हम क्यों स्लो पॉइज़निंग अपने अंदर कर चुके हैं? हम लोग ना प्रमोट ही ऐसी चीज़ को कर रहे हैं। हुँ, हर एक दिन में पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। हुँ, लेकिन आप हमारे अंदर वो इमेज ही इतनी बुरी बना दी गई है फल फरोश की, सब्ज़ी फरोश की। एक बंदा कहेगा मैंने फल की रेहड़ी लगानी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये क्या तू पागल हो गया? तूने फल की रेहड़ी लगानी है, हुन तू रेहड़ियाँ लगाएगा। सही है। तो हालाँकि फल इतने अच्छी चीज़ है, हुँ, सब्ज़ी इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके दिमाग में वो जो इमेज बन गया है ना कि भई रेहड़ी वाला, वो चीज़ इंसान को अब यही कहेगा कि इसने रेस्टोरेंट ओपन करना है या फिर छोटी-सी दुकान भी वो खोल लेगा ना फ़ास्ट फ़ूड की, वाह, 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 हुँ, वाह! यार ये देखो इन्ने की कर दिता क्या है। बात! आपने देखी है डील्स देखी हैं आपने बाय वन गेट वन, आप भी जोनी जुगनू हाँ। बजाते रहते हैं। तो आपने भी देखी होंगी हर जगह डील्स लगी होती है बाय वन हुँ, गेट वन फ्री। कभी हुँ। आपने सुना है कि किसी फल पे डील लगी हो? 1 किलो सेब खरीदो आधा किलो फ्री। वो तो पिसा हुआ तबका है बेचारा। इनके पास पिसा तो हुआ तब डील्स लेकिन हैं। हम जैसे लोग भी तो है ना, हुँ। हम जैसे लोग भी प्रमोट कर सकते हैं। जगह-जगह आपने फ़ास्ट फ़ूड की शॉप्स देखी होंगी, कॉफ़ी शॉप्स भी देखी होंगी। जगह-जगह आपको आपको फल ढूँढने के लिए उसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है या उसी मार्ट में जाना पड़ता है कि मैंने फल खरीदना है, हुँ, अवेलेबल ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि भई हेल्दी रहना है। हुँ, तो वो हेल्थ हमारी इसी वजह से खराब हो रही है। बाहर ये सारी चीज़ें जो है आराम से अवेलेबल हैं। इस वजह से वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। उनकी रूटीन इतनी टफ होने के बावजूद वो अपनी एक्सरसाइज़, अपनी सारी चीज़ें, अपने खाने-पीने को वो का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है वो फिर वो कहते हैं लाए लग हैं। हुँ। उन्हें अजी बर्गर खादा मैं भी खावांगा। मैं भी खाऊँ, कॉम्पिटिशन है। हाँ, नहीं असल में ना पता क्या हो डिजिटल दौर है ना, उसने बर्गर खाया था, उसने स्टेटस लगाया था मैं भी खाऊँगा, मैं भी लगाऊँगा। हाँ। कॉम्पिटिशन चल रहा है। और वो देखो वो कितनी आउटिंग कर रहा है, इतनी आलीशान रेस्टोरेंट में जा रहा है, हुँ, मैं भी आ जाऊँगा, मैं भी ये हुँ, स्टेटस लगाऊँगा। बिल्कुल। ये चीज़ आ गई हुई है हम में। ये चीज़ आ गई। अच्छा, क्या आप ये समझती हैं कि जो चीज़ें बाहर हम जाकर खाते हैं और जो भी मामलात हैं, अगर वही चीज़ अगर हम घर में उसको बनाएँ, तो क्या वो जंक फूड का जो लेबल उसके साथ लगा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा? क्वांटिटी मैटर करती है ना। अब आप घर में 7 दिन वही चीज़ बनाएँ। हुँ। बात ये नहीं है, बात जंक फूड जो है वो जंक फूड ही होता है, चाहे आप बाहर से खाएँ, चाहे आप अच्छा, घर से खाएँ। मुझे लगा यानी वो घर साफ होता है, बाहर ज़रा घर साफ होता है, ठीक घर है। बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें से कैंसल आउट हो जाते हैं, लेकिन हुँ, फिर भी हुँ, आपने उसको डीप फ्राई तो करना ही है। हुँ, उसमें आपके वो अच्छे वाले फैट्स नहीं आते हैं। ठीक है। उसमें आपके फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। हुँ, उसमें वही कार्ब्स की अमाउंट तो ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी आप अगर हफ्ते महीने में आप 2 बार डाइन आउट कर लें, अगर आपने बाहर से भी खाना है, तो घर में भी खाना है, तो आप किसी उसी चीज़ को मोल्ड करके किसी और चीज़ की तरफ ले जाएँ। हुँ, ज़रूरी तो नहीं है ना, अगर आपने जंक फूड खाना है, तो आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, थोड़ा खाएँ, साथ कोई फल खा लें, सही। थोड़ी चीज़ खा लें, लेकिन सुथरी खाएँ। हुँ, बाहर से गंदी भी खानी है और इंसान को फ़ील हो रहा होता है कि ये मुझे मेरी तबीयत को अच्छी नहीं लग रही, हुँ, लेकिन फिर भी वो खा रहा होता है। ठीक है। तो वो घर ठीक है, घर वाला फैक्टर घर में बहुत साफ चीज़ें बनती हैं, हुँ, लेकिन फिर भी उसमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक। आप अपनी ये तालीम के साथ-साथ ये फाउंडेशन के काम कैसे कर रही हैं? मैंने जब यूनिवर्सिटी जॉइन की थी, हुँ, बचपन से मैंने आपको कहा जैसे मुझे आदत थी मैं घर में कोई भी आता था एक बार मैं आपको रमज़ान का किस्सा जी, सुनाती जी, हूँ। प्लीज़। रमज़ान में बेल हुई और एक आदमी ने कहा कि मेरी जो अम्मी है ना, वो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, तो हुँ, मुझे ना उनके लिए कुछ पैसे दरकार हैं। अच्छा, तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, मैं उन लोगों का नंबर ले लेती हूँ। ठीक है। मैं कहती हूँ मैं आपको पहुँचा दूँगी, ठीक है?
अभी ज़ाहिर सी बात है नंबर होगा, आप उनकी वेरिफ़िकेशन भी कर सकेंगे और बाकी उन्हें ज़रूरत है तो उनका इलाज भी कर सकेंगे। तो लेकिन मेरे मेरे दिल में वो बात आई कि भई नहीं, चलो तब तो ज़ाहिर-सी बात है देखूँगी, करूँगी ही, लेकिन अभी कुछ ना कुछ वो परेशान बहुत लग रहा था। तो मैंने मामा वगैरह से कहा कि ना मैं ज़रा ऊपर से ना पैसे लेके आती हूँ, इन्हें जाने मत दीजिएगा। सही है। तो अब बाहर से कहीं कोई आया, मेरे ख़्याल से कोई हमारे जानने वाले ही थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह भला करे, और उन्होंने भेज दिया और मैंने तो घर तो है आसमान पे उठाया फिर। मतलब मेरे दिल में वो बात थी ना कि मुझे करना है, या मेरे दिल में अगर ये बात आई है, हो सकता है उसे ज़रूरत हो, हमने उसे भेज कैसे दिया है? यस। वो हमारे दरवाज़े तक आया था, हमने उसे भेज कैसे दिया? मैं पूरी रात रोती रही। और मेरे घरवाले मुझे कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। अल्लाह ताला को तुम्हारी नीयत का तो पता है ना। नियत का तो पता है ना। मैंने कहा नीयत का पता है, लेकिन मैंने करना तो था ना। वाह। तो वो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने मैंने फाउंडेशन जॉइन की थी, वो मेरी एक्सीडेंटली हुई थी। अच्छा। मैंने मतलब खुद जॉइन नहीं की थी। मतलब ये कि ज़ाहिर-सी बात है चाहती तो थी मैं कुछ करना, लेकिन मैं उन दिनों मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो मैं करना चाह रही थी। ठीक है। जब हमारी यूनिवर्सिटी में पहली बार फ़िल्म दिखाई गई थी ना, ऑडिटोरियम में फ़िल्म जब हो रही थी, तो मैंने हमारा एक अदबी होता था, नशिस्त होती थी, मैंने वो जॉइन की थी। ठीक है। फिर मैंने उसमें पंजाबी कलाम सुनाया और मेरी दूसरी पोज़ीशन आई तब। वाह। पहली बार में कुछ दिन हुए थे यूनिवर्सिटी में, तो मेरी क्लास फेलोज़ मुझे कह रहे हैं कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, तुम ये कहाँ पे आके तुम्हारे अवार्ड कहाँ से आ गए हैं? हाँ। तो मैंने कहा तुम लोग को पता ही नहीं है। हुँ। फिर मैंने देखा वो इन्फॉर्मेशन डेस्क लगती है यूनिवर्सिटी में कि सोसाइटीज़ हैं, जॉइन करनी है। मैंने एक सिर्फ़ वो देखा था कि झुग्गी वाले बच्चों के लिए कपड़े डोनेट करें, अच्छा। और उन्होंने पैसे लिए। मैंने पूछा कि मतलब कैसा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ₹200 हैं। मुझे पता नहीं था कि वो एक एनजीओ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। मैंने इसी सेंस में कि मैं ₹200 दे देती हूँ, मेरा भी कुछ इसमें ऐड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो थोड़े दिनों के बाद मैं एक ग्रुप में ऐड हुई। मैंने कहा ये कौन-सा ग्रुप है? मैंने तो नहीं जॉइन किया। मैंने देखा साया खुदाए ज़ुल-जलाल फाउंडेशन है। मैंने कहा अच्छा। फिर मीटिंग हुई। मीटिंग मैंने अटेंड की, सारा एजेंडा सुना, सारी चीज़ें की। बड़े लोग थे तब, 300 प्लस वॉलंटियर्स थे। ठीक है। मैंने कहा करना चाहिए ये। फिर वो एक जुस्तजू, बचपन से हर स्टोरी तो सुनाता है, कभी झुग्गियों वालों को देखा है, लेकिन कभी गया नहीं उनके पास कोई। यस, यस। और वो जो सोच बनी होती है ना कि झुग्गी वाले लोग नहीं, ये तो चोरी-चकारी करते हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये ऐसी चीज़ें। तो मैं पहली बरक्स बार है जब इसके? गई, बरक्स है बिल्कुल। अच्छा। पहली बार जब मैं गई, मैं अकेली चली गई। मैंने कहा मैं भी देखूँ जाके झुग्गियाँ कैसी होती हैं। हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना था तब, और सबने कहा था कि हम आएँगे। 4-5 लोग थे लेकिन आया कोई भी नहीं। मैं अकेली इंतज़ार कर रही हूँ, कोई भी नहीं ओह हो, आया। हो, हो! और मैं जब रोड पे खड़ी, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे वो भी वॉलंटियर थे। उन्होंने कहा तुम अकेली आ गई हो यहाँ पे? हुँ। मैंने कहा जी। कहते हैं यहाँ पे तो बहुत खतरा है अकेली। अकेली लड़की हो यहाँ पे आ गई है झुग्गियों में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो आई हूँ, देखूँ तो सही कि झुग्गी स्कूल कैसा होता है, टेंट में स्कूल कैसा होता है। हमने तो बड़े आलीशान स्कूल देखे हैं, टाट वाले स्कूल भी सुने हुए हैं, लेकिन ये हुँ। झुग्गी वाला स्कूल कैसा हुँ, होता है? हुँ। मैंने वहाँ पे देखा कि एक झुग्गी लगी हुई थी। बिल्कुल मैली-सी, गंदी-सी झुग्गी लगी हुई थी और उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। हुँ। तो मुझे देख के वो आए हैं, उनको ना ज़ाहिर है वो देखते थे कि टीचर आ रहा है। उनके उनके लिए वो लफ्ज़ ही इंट्रोड्यूस एसके जी ने करवाया कि टीचर। हुँ। तो वो दूर से भागते हुए बच्चे आए, टीचर जी, उन्हें जो समझ आ रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं इतना, वो पहली बात थी जो मैंने सोची। मैंने कहा यार ये मतलब मैं तो जानती भी नहीं इनको, ये मुझे भी नहीं जानते, और लोग इतना प्यार से मिल रहे हैं, बच्चे इतने प्यार से मिल रहे हैं। उनके उनके पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे को एडमिशन दे दें, हमारे बच्चे को एडमिशन दे दें। मैं वहाँ पे बड़ी इंस्पायर हुई कि यार झुग्गी में एक लगा हुआ है। फिर वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ हुँ। कि उन बच्चों के लिए किया जाए। वॉलंटरीली मैं वहाँ पे आती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तूफ़ान भी देखा, बारिश भी देखी। एक वक़्त था, एक लड़ाइयाँ भी वहाँ पे काफ़ी देखी हैं, हुँ। क्योंकि सोसाइटी है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती। हुँ। आस-पास के कोठियों वाले घर हैं, हुँ। लेकिन फिर भी उन्हें झुग्गियाँ नज़र नहीं आती। सही है। तो मैं बड़ी हाज़िर दिमाग हूँ। एक बार वहाँ पे लड़ाई हुई, सामने एक कोठी थी, वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा घर डीवैल्यू हो रहा है, तुम लोगों को कितनी बारी कहा है ये झुग्गी हटाओ यहाँ से, अच्छा! तुम लोगों को अपने पढ़ाने की पड़ी हुई है। और सही। उन्होंने ऐसा किया कि आके गालिम-गलौज करनी शुरू कर दी। हम लोग वहाँ पे वॉलंटियर्स ही थे, तो मैंने ना उस टाइम वीडियो बना ली उनकी। अच्छा। उन्होंने मार-पीट की, उन्होंने इतनी गालियाँ निकाली, इतना बुरा-भला कहा, मैंने उसकी वीडियो बना ली। सही है। फिर मैंने हिफ्ज़ा को बताया, हिफ्ज़ा जो है वो चेयरपर्सन है, ठीक है। और साथ अब आमना बतूल थीं और भी काफ़ी लोग हुँ। थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है।
और मैंने उन्हें वीडियो भेज दिया, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा किया तुमने कि वीडियो बना लिया। फिर उनके लिए हम उनका कानूनी कार्रवाई भी की कि मतलब ये सब हुआ है और ये वो। लेकिन वो सोसाइटी वाला फैक्टर जो है ना वो तब मैंने कहा कि यार अच्छा ये डीवैल्यू हो रहे हैं, तो देखते हैं फिर ये किस तरह से नहीं पढ़ते हैं। तो वो एक ज़िद भी आ जाती है कि नहीं इनको पढ़ाएँगे ज़रूर, यस कि ये इनके बारे में सोच रखते हैं ना कि ये नहीं कर सकते, इनको हम करके दिखाएँगे। वो वाली चीज़ थी। मैं पहले वॉलंटियर थी, फिर हेड ऑफ़ सिविल सर्विस बनी। अच्छा 25,000 कलेक्ट किया था मैंने तब 2019 में। और वहाँ मुझे पता भी नहीं था पैसे कैसे फंड रेज़ करना है। मुझे बड़ी टेंशन थी कि मैं कैसे फंड रेज़ करूँगी। सही है। बच्चों की बुक्स आनी थी, बैग्स आने थे, चीज़ें आनी थी, तो करना भी था। फिर क्लास टू क्लास गई, अपनी बताया टीचर्स को, और टीचर्स ने भी, एक टीचर के पास गई तो उन्होंने वो डोनेशन बॉक्स ही रख लिया। अच्छा कहते हैं तुम लोग यहाँ चंदा इकट्ठा करने आए हुए हो। अब मैं परेशान, मैंने सारा फंड रेज़ किया हुआ है, वो डोनेशन बॉक्स उन्होंने रख लिया है। तो उन्होंने नहीं दिया वो डोनेशन बॉक्स। अच्छा नहीं दिया नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। मैं जब भी गुज़रती थी उनके ऑफ़िस के बाहर, मैं देखती थी वो डोनेशन बॉक्स पड़ा हुआ है और मेरे दिल पे छुरियाँ चलती थी। ये वो पैसे थे जो उन बच्चों के लिए मैंने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए थे। लेकिन फिर फंड रेज़ किया, फिर हेड ऑफ़ वो तब कम्पीट वो होती थी, वोटिंग होती थी। फिर हेड ऑफ़ सिविल सर्विसेज़ बनी, फिर जनरल मेंबर बनी, एग्ज़ेक्टिव मेंबर बनी और अब प्रेज़िडेंटशिप। माशा सोचा तो कभी नहीं था, ओहदे तो शायद नाम ही होते हैं। अभी भी वॉलंटियर हूँ, तब भी वॉलंटियर थी। ये ओहदे इंसान के चलते रहते हैं, लेकिन वो आपकी खिदमत जारी रहनी चाहिए। वो ज़्यादा ज़रूरी है, ओहदे मैटर नहीं करते। बिल्कुल, और इस हवाले से भी बताइएगा जो ओहदों पे आ जाते हैं ना वो फिर काम छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं काम। वो कहते हैं कि 90% नीचे ऐसे वाले लोग करेंगे। होते हैं, जो आप देखें ना, कितनी सारी एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं। हुँ, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं, उनके सोशल मीडिया पे हर चीज़ लग रही होती है, लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं कर रही होती। मैं किसी को हुँ, पॉइंट आउट नहीं कर रही, ये फैक्ट है। हुँ, आप उसमें वो मेहनत नहीं कर रहे होते जो आप दिखा रहे होते हैं। हुँ, हमारी एसकेजी का ना थोड़ा-सा ये था कि हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आपने देखा होगा, इतना वो उस लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि हम काम कर रहे थे। हमें हुँ, तब ये नहीं हुआ कि भई हमारी सोशल मीडिया होनी चाहिए है और हुँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें काम पे फ़ोकस करना था। जैसे वो झुग्गी से पोर्टेबल स्कूल बना हुआ है और उसमें हुँ, 85 बच्चे हैं, 85 बच्चे यानी 85 घराने, वाह! उनकी ज़िम्मेदारी। और अब तो माशाल्लाह टोटल 800 से ज़्यादा बच्चे हैं जो टोटली एसकेजी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दे रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। क्या बात! तो वो सोशल मीडिया वाला फैक्टर हमें थोड़ा कम था, लेकिन अब हमने कहा कि हमें साथ अप टू डेट रहना चाहिए। हुँ, तो वो चीज़ें थी, बड़ी चीज़ें आई भी बीच में। अब लोग छोड़ते चले गए। हुँ, किसी को करियर बनाना था, किसी को जॉब करनी हुँ, थी, किसी को फैमिली के मसाइल थे कि फैमिली नहीं बिल्कुल, आने देती है। तो वो फिर रहते सिर्फ़ हिफ्ज़ा और मैं और हमारे साथ कुछ लोग थे, वो ही बस रह गए फिर। बाकी वॉलंटियर्स ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं हमसे नहीं हो पा रहा। आपकी फैमिली कर रही है सपोर्ट हाँ, मेरी फैमिली सपोर्ट शुरू कर दिन रही है। से? शुरू दिन से तो मैं पहली बार जब इवेंट हुआ था ना तो टाइम बहुत ज़्यादा आप हो मुझे गया। पहले ये बताएँ जब आप अकेली झुग्गी में चली गई थी तब घर बताया था? नहीं, किसी को भी नहीं पता था, मेरे घर में पता ही नहीं था। हुँ, अनटिल अनलेस कि मैंने खुद मामा को बताया हो या पापा को कहा हो कि मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, अच्छा, ये उन्हें नहीं पता था। हुँ, तो उन्हें मैं पहला जब इवेंट हुआ था ना तब उन्हें पता चला था कि मैं इस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ अटैच हुई हूँ। तो वो इवेंट हुआ तो वो फिर थोड़ा-सा टाइम हो गया था, तो फिर मुझे याद है मुझे पहली बार पापा ने कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, यूनिवर्सिटी से तुम घर आओगी, वापिस आओगी। तीसरी तुमने किसी जगह नहीं जाना। सही है। टाइम देखो, परेशानी हर ज़ाहिर-सी माँ-बाप को बात है होती है। उनका होता है, तो मैं बनता भी है आपको उनका। पता है बच्चा फिर वो लगा हो ना फिर वो कहता हुँ, नहीं, नहीं करना तो है। हुँ, तो वो फिर मैं इनको बताती नहीं थी हुँ, और मैं जाती थी फिर भी। हुँ। अपनी यूनिवर्सिटी टाइम निकाल के क्लासेस ये वो होते हैं क्लास में टीचर ने क्लास खत्म कर दी या फिर लेट स्टार्ट होनी है तो फिर मैं वहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से वहाँ। नौजवानों देखो लोग क्लासेस बंक करके कहाँ जाते हैं। खैर मैं नहीं कुछ भी बोलता इस हवाले से लेकिन आप जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। आप मुझे ये बताइए कि बहुत सी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इस हवाले से काम कर रही हैं तो आपका नहीं दिल किया कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिला जाए या कोलैबोरेशन करके काम किया जाए? इसके जी ने कोलैबोरेशंस की हैं काफ़ी। अच्छा कितनी कर जी। ली हैं अब तक? अब ज़ाहिर है नंबर तो नहीं हुँ, पता, हमने रिज़्क वालों के साथ काम किया, हुँ, अल-खिदमत के साथ भी हम लोग हुँ, जुड़े रहे, मतलब टाइम टू टाइम हमने सारे हुँ, काम किए हैं। लेकिन वो ये मैं आपको यही तो बता रही हूँ ना, अब जैसे अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं, उनसे हुँ, हम हुँ। खाना लेते हैं, सही है, सही है। तो हमारी कोलैबोरेशंस चलती चल रहती रही हैं। हैं। हाँ जी, वो चलती रहती हैं हुँ, हमारी हुँ। साथ। तो आपकी ज़ात को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़ायदा क्या है? मेरी ज़ात को इससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि मैं जो कर रही हूँ, वो अपने लिए नहीं कर रही। हुँ, मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ ना कि अल्लाह जी मैंने ये एक चीज़ किया, हुँ। ये आहा! एक चीज़ की मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं
क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करती है? मैं कहती हूँ क्या आप अपने काम से भी कुछ ले सकते हैं? वाह वाह वाह। मैं उन्हें कहती हूँ आप अपने आप को पे कर सकते हैं। अगर पे इन दिस सेंस के मनी, तो पैसे तो आपको हर चीज से मिल जाता है, पैसा आ जाता है। अगर आप मेहनत करने वाले हो ना, पैसा आपको आ जाता है। तो वो पे इन दिस सेंस के आपको वो रिगार्ड, आपकी वो चीजें और आपकी वो अल्लाह ताला की तरफ एक्नॉलेजमेंट, अगर वो आपको मिल रही है ना, तो फिर बस ठीक है। और वो ताल्लुक, इस जर्नी में मेरा अल्लाह ताला से बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बन गया। वाह। कि मुझे लगता है कि मैंने अपना अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बनाया है कि मैं कहूँगी अल्लाह जी, और अल्लाह कहेंगे कुन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने जिक्र किया था आप कलाम भी पढ़ा करती थी, अभी भी पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ, बिल्कुल सुनाएंगी? पढ़ती हूँ। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझे ना बड़ा शौक है मदीने जाने का। सुभान अल्लाह। तो बचपन से मैं, हर किसको किसी नहीं को है? होता है, अल्लाह हर किसी को होता है। बचपन से मैं बड़ा रोती थी कि अल्लाह जी मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। मतलब इंसान को होता है ना, इंसान बच्चा भी होता है ना, तो उसको होता है कि मैं जाऊँ। और मैंने ये सुन लिया था किसी से कि इसमें पैसे का अमल दखल नहीं होता, जिसको अल्लाह ने बुलाना ना, बुला लेना। वो चला जाएगा। अल्लाह। तो मेरे अंदर वो चीज़ थी कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ, और मैं इस काबिल क्यों नहीं हूँ। तो मुझे बचपन से वो मदीना में मुझे वो नात मैं पढ़ती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले। और मैं ना वो इरादा करके सोती थी कि मैं यही पढ़ के सोऊंगी, और काश मैं सुबह उठूं तो मैं यही पढ़ रही हूँ। तो वो बचपन के कुछ चीज़ें होती हैं, और वो कलाम और वो सारी चीज़ें। फिर लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने, मैंने जब बहुत ज़्यादा जिद लगाई ना कि मुझे नहीं पता मैंने जाना है, तो फिर मैंने ख्वाब देखा। माशाल्लाह। मैंने ख्वाब देखा कि मैं खाना काबा में हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मैं तो कह रही थी मैं इस काबिल नहीं हूँ, और मुझे तब एहसास हुआ कि तुम इस काबिल हो। तो वो यकीन मेरा तब स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा अच्छा अल्लाह, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे वहां जा सकती हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो यकीन में, वो अल्लाह ताला से यकीन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इंसान का। तो वो यकीन की वजह से ही मैं सारी चीजें मैनेज कर लेती हूँ। माशाल्लाह। तो मैं नात यही सुनाऊंगी, मेरी उल्फत मदीने से क्यों ही नहीं, यूं ही नहीं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा सुभान अल्लाह। मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहें, काश एक बार सरकार मुझसे कहें, अब तेरा मरना जीना मदीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वर्सटाइल, हर काम। अच्छा ये ना ज्यादातर होता ये है कि आप बचपन से ही जो है वो एक्टिविटीज में मशगूल होना, तो एक वक्त आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा बचपन से अगर हम मुश्किलात में से निकल जाएं और अपनी सारी चीज़ों को देख लें, स्पीचेस कर लें, नाते पढ़ लें, तो एक टाइम आता है कि जिसके बाद इंसान जो रहता है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो प्रमोट हो जाता है। उसके बाद आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो इस हवाले से बताएं इस जानिब कैसे आई? आपने पहले ही बताया माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो कैसे मैनेज कर रही हैं और उसमें क्या करती हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वॉइस ओवर करती हैं, किसी टीवी चैनल्स के लिए, या क्या कर रही हैं? कुछ बताएं उस हवाले से। वो मुझे बचपन से एड्स देखते होते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मैं भी देखती, हर कोई देखता है, तो फिर उसको ना कोशिश की जाती है हम भी इस तरह से बोलें, ये कैसे बोलते हैं और ये आवाज़ कैसे आ रही होती है, और पता ही नहीं था कार्टून्स में जो वॉइसेस होती हैं तो वो ये किस तरह से ये निकलती है। तो मैंने बड़ी मेहनत की खुद ब खुद ही, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको एज प्रोफेशन परस्यू करूंगी, लेकिन मैंने कहा कि चलो करना चाहिए। सही है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बड़ा फ्री वर्क किया है,
आपको फ्री वर्क करना पड़ता है सबके लिए विदाउट एनीथिंग। पेड वर्क आपका बहुत देर बाद स्टार्ट होता है। चाहे आप एक मैं कंटेंट राइटिंग भी काफी की हुई है वैसे, अब नहीं करती। माशाल्लाह। तो वो मैंने फिर स्टार्ट की खुद ही, अपनी ऑडियोज बनाती थी, फिर उसको सुनती थी। पहले तो आवाज ही नहीं अच्छी लगती थी अपनी मुझे, अच्छा। तो वो फिर उसको मॉडिफाई किया, फिर काफी प्रैक्टिसेस की कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या करता है आखिर, कि उसकी ऐसी आवाज आती है जो उसकी आम जिंदगी में नहीं होती है। तो वो फिर मैंने हम कॉल्स पे बचपन सुने ना, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज कॉल बैक लेटर। अच्छा, वो आप लोग होते हैं पीछे। हम लोग नहीं, तो मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। गुस्सा बड़ा आता है इस आवाज पे। ठीक है। आवाज पे ये गुस्सा नहीं आता, वो उस आवाज पे आता सॉरी, है। वो जो कह रही होती वो है। आवाज मैं बताती हूँ गुस्सा किस बात पे आता है लोगों किस बात? को। आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। हाँ, बिल्कुल, यस यस यस। गुस्सा इस बात पे आता है। तो वो फिर खुद ही, अभी मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ, और मेरे कुछ फ्री क्लाइंट्स भी हैं। वो जाहिर है आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो उनकी चेन आगे होती है, वो फिर आपको रिकमेंड करते हैं। आप अगर उन्हें आपका काम अच्छा लगता है तो वो करते हैं। तो अभी भी आपने मुझसे करवाना हो तो आई एम अवेलेबल। मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अगर लड़की की जरूरत पड़ी तो जरूर इंशाल्लाह ताला। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। तो नहीं, मतलब जरूर इस तरह, तो वो मुझे बच्चों का भी बड़ा कंटेंट का था कि मैं बच्चों की आवाजें निकाल, क्योंकि मुझे था कि मैंने ना अपने बच्चों के लिए, जो मेरे झुग्गी वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं कार्टूनी कंटेंट लेके आऊं। या पाकिस्तान में आपने देखा होगा कार्टूनी कंटेंट नहीं है, हम वही वो डोरेमोन अभी तक देख रहे हैं। अभी हमें नहीं पता, अभी हम वही कार्टून नेटवर्क से बाहर ही नहीं आए। अभी वो जान वाले कार्टून आए हैं सिर्फ, जिसमें वो आप दीनी तालीमात भी और दुनियावी भी, और मदनी टीवी का आया है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान में बच्चों के लिए ऐसी चीजें नहीं है जो आप कहें कि बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो स्पीचेस नहीं सुनते हैं, बच्चे कार्टून ही देखते हैं। तो वो फिर मैंने अपनी आवाज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनुशे, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। वाह। तो मैंने अपनी वो कार्टूनिक वाला भी स्टार्ट किया कि नहीं, मैं इन बच्चों के लिए कंटेंट बनाना चाहिए मुझे। तो अभी उसके लिए ही कोशिश है, अभी स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट करती हूँ इस हवाले से। लेकिन मैंने बच्चों के लिए कंटेंट बनाना है कि उनकी तरबियत हो सके, क्योंकि अगर हमारी तरबियत हुई है ना, तो हमने अपने माँ बाप से सीखा। हमारे दादा दादी भी तब स्टोरी सुनाया करते, आज के दादा दादी तो भी तो मॉडर्न हो गए हैं ना, माँ बाप भी आज फुर्सत नहीं होती, व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे वो जैसे बड़ा उन्होंने खूबसूरत उन्होंने कहा था कि इंटरनेट जनरेशन आपने सुनी होगी शायद, आपने इंटरनेट जनरेशन सुनी हुई है? जी जी। तो वो उन्होंने क्या कि पहले स्टेटस चेक करना है, मुंह बातचीत होना। यस। तो वो वाला आजकल सीन है। तो वो बच्चों के लिए वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, उनको वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है, और फिर कहते हैं साडा बच्चा खराब हो गया। वो खुद भी तो देखे ना, बच्चे देख किसको बच्चे को पता ही नहीं होता किसी चीज का, बच्चे को नहीं पता होता। हम तो कहते हैं झुग्गी वालों को नहीं पता कि अल्लाह कौन है, असल में तो हमें भी नहीं पता होता। आपके बच्चे को पता है सारा कॉन्सेप्ट? नहीं। क्या आपके बच्चे को वो सारी चीजें पता है? हमारे में तो जहाद का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया अब तो, बस वो बातों तक चला गया सारी चीजें। जहाद बिन नफ्स, जहाद बिन माल, नहीं पता ना किसी को। बिल्कुल। अगर आप कोई गलत चीज देख रहे हैं तो आप उसको हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोके, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाने। हमने कहा है कि ना जबान से रोको, ना हाथ से रोको, ना दिल में बुरा जानो। अपना आप ठीक रखो, अपना काम बनता बाहर में जाए। असल में ना मुआशरा ऐसा हो चुका है, वो कसूर नहीं रहा, तजदीदियत आ चुकी कौन है? हम और आप है ना, हम हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर? आप किसी के, हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं, आप किसी के लिए आवाज उठाएं या किसी के खिलाफ आवाज उठाएं, आपकी आवाज बड़ी जल्दी दबाई जाएगी। हमारी आवाज भी दबाई गई थी जब हमने झुग्गी वालों के लिए काम शुरू किया था। तो हमारी बड़ी कोशिशें हुई सबकी कि किसी तरह से इनका ये स्कूल गिराया जाए, इनका ये काम, क्योंकि वो बच्चे जाते थे उनके घरों में काम करने के लिए, जैसे हमारे घरों में भी आते हैं काम करने के लिए लोग, और उनके बच्चे उनके साथ आते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि क्या आपका बच्चा पढ़ता है, और अगर नहीं पढ़ता तो क्या आपने उसकी फीस का बेड़ा उठाया कि मैं इसको पढ़ाऊंगा? आपका एक बार का डाइन आउट उसकी 1 महीने की फीस है। यस, बिल्कुल। तो वही अगर हम और आप जैसे लोग मिलकर ये सारी चीजें करें तो जरूरत ना पड़े। हमारी एक कैंपेन है अडॉप्ट अ चाइल्ड, जिसमें बच्चे का एक 3 से 4,000 में उसको हम, जैसे हमारे स्कूल में खाना भी, उनको दूध भी दिया जाता है, उनकी यूनिफॉर्म, बैग्स, हर चीज। तो वो तो एक स्कूल का सेटअप है। लेकिन आप अपनी जिंदगी में आसपास देखें ना, आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी और पे, आपको खुद से कुछ करना है। आप ये नहीं देख सकते वो करेगा तो मैं करूंगा,
वो चीज़ है, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ? ठीक है। ये वाला फैक्टर हमें खत्म होना है, होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको खुद से स्टेप लेना पड़ेगा, वरना नहीं। आप अपनी चीज़ भी तो शुरू करते हैं, उसमें आप पूरी जान लगाते हैं, हम पूरी जान लगाते हैं कि नहीं यार इससे ज़रूर कर। लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें अपना फ़ायदा नज़र आया होता है, लेकिन मुआशरे के लिए नहीं कुछ बिल्कुल। करते। अच्छा, ये रगबत के हवाले से बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहें। आपको क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि हमने इतने लोगों को राशन दिया है। लोगों का ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट बना हुआ है। आप ये बताएं लोगों को, किस अंदाज से बल्कि बताएंगी आप लोगों को कि क्या ये तो वो लोग हैं जिनको कोई बात समझाने के लिए हमें 10-10 घंटे जो है ना वो उनको देने पड़ते हैं, फिर बाद में कहते हैं क्या कहा है, उनको नहीं समझ लगती। तो आप ये बताएं कि रगबत भी एक चीज है। हम लोगों को इसलिए चीज दिखा रहे होते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़ें, या आपकी जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अगर मुझे किसी ने 50 रुपए, मुझे जब चोलिस्तान का प्रोजेक्ट मैंने किया था, ड्राउट आपने देखा होगा जब आया था, तो मैंने 60-60 रुपए से मैंने डोनेशंस कलेक्ट की थी और मुझे लोगों ने 60-60 रुपए उस 6 लीटर के लिए भेजे थे। अब मेरे पे ये जिम्मेदारी, मैंने अपने घर में सोने नहीं दिया था किसी को। अच्छा। कि अगर मेरे पास डोनेशंस आई हुई हैं ना, तो मैंने वो जब तक पहुंचानी नहीं है, उसी हिसाब करोगे मेरे नाल। तो वो आपको, आप जब तक ये बताओगे नहीं ना कि आपके पैसे कहाँ लगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती। ऐसे ही है। अगर मैंने एक स्टेटस लगाया कि मुझे एक व्हील चेयर के लिए डोनेशंस चाहिए हैं, मुझे डोनेशंस उतनी आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए वही पैसे कलेक्ट करी जा रही हूँ, तो मैं फिर सच्ची तो ना हुई ना ना। हुई, बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जिस चीज़ के लिए, काम के लिए पैसे ले रहे हैं ना, आपको वही काम करना है और आपको उसी काम, कोई आपसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा, लोगों को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी तो आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। हम लोगों ने एक स्कूल से फिर एक स्कूल अडॉप्ट किया गिलगित बल्तिस्तान में, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, पूरे 3 गाँव में कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है। तो ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ? उनको काम दिखाने से ही, कि भई काम हो रहा है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक स्कूल बना रही हूँ गिलगित में, तो मैं उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाऊँगी, तो फिर लोगों को यकीन नहीं आएगा। और कहना है बातें ही करती है सिर्फ़। अच्छा, झुग्गियों वाले भी तो थोड़ा सा रेजिस्ट करते होंगे कि हमें नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को, आप क्यों हमें जो है इंसिस्ट कर रही हैं? बिल्कुल नहीं करते रेज़िस्ट। नहीं करते? बिल्कुल रेज़िस्ट नहीं करते, वो तो दुनिया से उकताए हुए थे वो लोग। हाँ, ये तो फिर फिल्मों ड्रामा में दिखाते हैं कि नहीं वो हमने उनके अपने अंदर बच्चे से काम उनके करवाना है। अंदर ये चीज़ थी कि ये लोग आएँगे, हम्म, मूवी-शूवी बनाएँगे, पिक्चर्स हमारी लेंगे, हमें बेहाल दिखाएँगे और जाएँगे, पैसे कमाएँगे हमारे नाम पे। अच्छा तो अच्छा। वो इस चीज़ से आ गए हुए थे, उन्होंने उस चीज़ को नेगेटिव लिया हुआ था कि ये सिर्फ कहते हैं कि पिक्चर्स के लिए। पढ़ाएँगे, लेकिन पढ़ाएँगे नहीं। उन्होंने हमें भी यही कहा था कि तुम लोग भी तो सिर्फ़ तस्वीरें उतारने आए हो, तुम लोग सिर्फ़ ये करोगे और जाओगे, तुम लोगों ने हमारे बच्चों का नहीं सोचना। क्योंकि पहले किसी ने नहीं सोचा था। वो अपने बच्चे को खुद चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े। उनमें एक बड़ी ख्वाहिश है, वो कहते हैं हमारा बच्चा बहादुर हो। मैंने कहा आंटी बहादुर का मतलब क्या है? कहती वो किसी के सामने भी आम जैसे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, वो खेल सके। मेरे बच्चे को खेलने नहीं दिया जाता। डिस्क्रिमिनेशन। अल्लाह। कहते हैं मेरा बच्चा रोड पे चल रहा हो तो उसे कहते हैं तू पीछे हो, तू गंदा है। और उनमें इवन दैट मस्जिदों में होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो कहते हैं इससे स्मेल आ रही है। ठीक है, नो डाउट। अगर वो इस इलाके में रह रहा है तो उसके अंदर आप क्या खुशबू आएगी उसके अंदर से? आपने ही रखा हुआ है। आप एक दफ़ा ज़रा जाके देखें उन झुग्गियों का हाल। आपके चारों तरफ कचरा है और आप वहाँ पे सो रहे हैं, खा पी रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि दुनिया, मैंने पूछा कि आपको ऐसी कौन-सी बात एक बताए दुनिया की जो आपको बहुत ही बुरी लगी हो? कहती दुनिया दा ते सब कुछ ही बुरा है। अल्लाह। मैंने कहा नहीं, बुरा सब कुछ नहीं है। बस कुछ तबका है जो नहीं वो करता, लेकिन दुनिया भी अच्छी है। थोड़ा-सा अब उन्हें प्यार होने लगा है लोगों से। अब वो यकीन करना सीख गए हैं। अब वो अपनी आके बताते हैं कि बाजी सानू ऐ होया है। बताते हैं वो चीज़ें, फिर पूछते भी हैं। इंसान को इंसानियत दिखाएंगे ना तो वो प्यार। बिल्कुल, तो वो इंसानियत हमारे अंदर से, वो इंसानियत हमारी जब तक अपना ये, मैंने यही कहा हुआ है कि अपने आपसे भी और सबसे ये कहती हूँ कि आप जो है ना वो एक ही टाइटल लेके पैदा हुए हैं। वो टाइटल है अशरफुल मखलूकात। यस। आपको इतना बड़ा रुतबा मिला है तो आपको उसकी कदर करनी है। अल्लाह हो। किसी बहुत ने बड़ी नहीं बात। सोचा था कि आप एडवोकेट बनेंगे या फिर आप डॉक्टर बनेंगे या आप इंजीनियर बनेंगे। आपके नामा अमाल में ये देखा जाएगा कि क्या इसने अशरफुल मखलूकात को जस्टिफाई किया है या इसने नहीं किया। तो वो हमें अपने तौर पे करते रहना चाहिए।
सही। जिस भी लेवल पे आप करें, छोटे लेवल पे करें, मुझे भी तो नहीं पता था। मैंने वॉलंटियरली स्टार्ट किया था, फिर वो सफ़र जारी रहा, 5 साल गुजर गए, चीज़ें देखी, बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी फेस की, लेकिन लेट गो नहीं किया ना। अपनी चीज़ों में भी तो नहीं होता लेट गो, हिम्मत नहीं हारी फिर, वो हिम्मत आपको भी नहीं हारनी फिर। इंशाल्लाह। असल में ना आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर रही हैं। मुझे 360 घूमना पड़ रहा है बार-बार, और पॉडकास्ट को इतना टाइम हो गया पता भी नहीं लगा, पता कितने 45 मिनट हो भी चुके हैं, नहीं पता अच्छा। लगा। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस ओवर के ऊपर बात हो गई, डायटीशियन के ऊपर बात हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात हो गई। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि हमारी आवाज़ भी अच्छी है, हम अच्छा बोल लेते हैं, तो हम अपनी आवाज़ को और इम्प्रूव कैसे करें और हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? आप अपनी आवाज़ को और इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि आप डिफरेंट स्टाइल्स में बात करना सीखें। ठीक है। आवाज़ में आपको पता होगा, आवाज़ में एक लय होती है। बिल्कुल वेरिएशन भी है। आपकी आवाज़ में वो वेरिएशंस होनी चाहिए। अब वॉइस ओवर्स में डिफरेंट तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वॉइस ओवर्स भी होते हैं। फिर आपने जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग्स होती हैं, उस तरह के वॉइस ओवर्स भी होते हैं। फिर उसमें वो हॉरर वॉइस ओवर्स भी होते हैं। इसके अलावा वो सस्पेंस वाले भी होते हैं। आपने जितना अपने आप को वेरिएंट शो करना है ना, आपको उसी हिसाब से काम मिलेगा। और ये समझ लें, ऐसे ही नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं मिलना। ऐसे ही नहीं मिलेगा। आपने पहले मेहनत करनी है टिका के। कि आप अगले बंदे को जब कहें ना कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो आप उसके सामने कुछ रख सकें कि हाँ, मैं ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। जैसे अगर अभी मैं किसी को ना भी बताऊँ ना, लेकिन मैं उसे 2 जुमले सुना दूँ तो पता लग जाएगा कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। आपने अपने पे उतनी मेहनत करनी है। फिर लोग कहते हैं मैंने स्टार्ट किया 1 महीना, चलो ठीक है, अब काम मिलना शुरू हो जाए। काम ऐसे नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। यस। ऐसे नहीं मिलता। काम के लिए आपको दिन-रात, वो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, और फिर वो मेहनत भी होती है। यस। वो मेहनत आप नहीं करेंगे तो नहीं। और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे कि आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे बताएँ उन्हें। जैसे लोग सीवीज़ देते हैं वहाँ पे। आपका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सोशल मीडिया पे अगर अब स्किल की बहुत, अब वो वाला फैक्टर भी खत्म हो गया है कि कोई आपको काम देगा तो आपको काम मिलेगा। सही आप है। अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। चैनल्स बनाएं। आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं अपने फ़ोन पे। आप देखें वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस-किस चीज़ों में, आप किस तरह से अपने आप को डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे उबर आई, करीम आई, लेकिन इन ड्राइवर ने आपका अपने आप को मुख्तलिफ कैसे किया? उसमें फेयर्स ऐड करके कि आप फेयर बताएँगे और वो एक्सेप्ट करेगा तो आप जाएँगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं। तो आपकी ज़ात में वो वेरिएशन होनी चाहिए कि लोग आपको सेलेक्ट करें, ना कि आपको बताना पड़े कि मुझे चुनो। अब वो हम भी अगर सब हो गए तो फिर हम क्या यूनिक रहे। वही ना। मतलब एक वो कहते हैं ना, देखा-देखी होता है और एक आपके अंदर शौक होता है। फिर शौक को आप जब लेके चलते हैं तो फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है पैसे को दिमाग में रख के काम नहीं होता। ठीक है। पैशन को रख के होता है, और उस पैशन से आपको पैसा भी मिलता है। मुझे आज तक, मैंने कभी कहीं पे अपनी सीवी नहीं दी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं अर्न कर रही हूँ। सही। वो इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपने पैशन को आगे रखा, और मैं उसी चीज़ में एक्सपर्टीज लेवल पर चलती गई, आहिस्ता-आहिस्ता सीखती गई, अभी तक सीख रही हूँ। मैं कौन सा कह रही हूँ मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ कि मैं हर फन मौला हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे हर चीज़ आ गई है, मैं सीख नहीं सकती अब। और जो कह देते हैं सानू ते बड़ा कुछ आ गया, उनकी ग्रोथ रुक गई होती है। अकले कुल हो गए वो ये हैं। समझते हैं। अच्छा, हम ना इख्तिताम की जानिब जाते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल पनप रहा है कि एज़ ए सिन्फ़े नाज़ुक आपको जब ये काम करना पड़ता है, आप मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशंस में जाती हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करने होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मैं उसको क्रिटिसिज़्म तो नहीं कह सकता, तो कैसी मुश्किलात आपको पेश आती हैं, और एज़ ए हिजाबियन भी आपको क्या-क्या फ़ेस करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर तो मामलात और चल रहे हैं ना, वेस्ट और पता नहीं क्या-क्या। मैं अब वो डीप में नहीं जाना चाह रहा, या मैं बोलना शुरू हो गया तो फिर मैं ही बोलता रहूँगा। आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। प्लीज़ आप बताइए इस हवाले से। एज़ अ हिजाबी लोग सोचते हैं कि हम बड़े नैरो माइंडेड हैं, बड़े कंज़र्वेटिव हैं, इसने अपने आप को ढाँपा हुआ है ना, तो ये बड़ी कंज़र्वेटिव लड़की है। ये नहीं आगे बढ़ सकती, ये कामयाब नहीं हो सकती। मुझे किसी ने कहा कि तुम कामयाब नहीं हो सकती, अच्छा। क्योंकि तुम एक हिजाबी हो। और हमारे मुआशरे में बीइंग अ हिजाबी बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें करना। जैसे अगर आप कहीं पे एज़ अ रिपोर्टर भी जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक हिजाबी जाएगी ना तो वो नहीं सेलेक्ट होगी, चाहे जितना मर्ज़ी उसमें टैलेंट है। हाँ, ये बड़ा है। वो सेलेक्ट नहीं होगी। भई हमने दुनिया को आपका हिजाब नहीं दिखाना है। और हिजाब का कॉन्सेप्ट भी तो, हिजाब इज़ नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर योर हेड। हिजाब आपकी आँखों का होता है, आपकी ज़ुबान का होता है, आपकी
आपका पूरा हिजाब होता है। हिजाब सिर्फ एक कपड़े का नाम नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक लड़की को। लेकिन जो ये चीज़ें करती रहती है ना, मैंने तो मुझे कभी इस चीज़ की वज़ह से मुझे ये नहीं हुआ कि मुझे हमेशा एप्रिसिएशन ही मिली है। ठीक है। मैं वो रोल मॉडल सेट करना चाहती हूँ कि जहाँ पे वेस्ट की सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे वेस्टर्न क्लोथिंग बहुत आम हुई है, वहाँ पे ईस्ट का कल्चर भी दिखाया जाए कि भई कल को हमारे बच्चे होते हैं तो वो ये ना देखें कि इट्स नॉर्मल। वो देखें मामा इट्स नॉर्मल। तो मैं कहूँगी इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो कहेंगे फिर हम क्या करें? उनके पास कुछ और तो होना चाहिए ना। हम अगर आप ये कहें कि अपनी बच्ची को घर बिठाएँगे कि भई नहीं आप बाहर नहीं निकल सकती, इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि तुम चार दीवारी से बाहर जाके कोई काम करो। तो आप उन्हें मिसाल दें नुसैबा बिन काब की, जिन्होंने 30 जंगें लड़ी। वाह वाह। बाद में उनका हज़ूर सल्लल्लाहु ने उन्हें उम्मे अमारा कहा तो उन्होंने कहा मेरा नाम यही है। 30 जंगें उन्होंने लड़ी और हदीस में आता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया मैं अपने दाएँ और बाएँ देखता था तो मैंने उम्मे अमारा को पाया। जहाद में वो जाया करती थी लड़ने। अगर वो लड़ सकती हैं ना तो ये आपकी जंग है कि आपने वो रोल मॉडल सेट करना है जो आपने उनके कॉन्ट्राडिक्टी दिखाना है कि भई वो चीज़ें चल रही हैं लेकिन आपने क्या प्रमोट करना है? आपकी ज़ात क्या प्रमोट करके गई? आज को आप मर जाते हैं लेकिन आपकी ये चीज़ें चलती रहीं और किसी एक बंदे ने उससे सीख लिया, आप तो हो गए ना ठीक। तो वो ही हमारे अंदर वो फैक्टर जो आता है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इस चीज़ को जज किया जाता है। किसी मॉडर्न ड्रेसिंग करने वाली लड़की को नहीं पूछा जाता कि भई तुमने ये क्यों किया है? बातें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता। लेकिन एक हिजाबी को ज़रूर पूछा मैं जाता है। आपको एक बात बताऊं, हुँ, उनसे कुछ लोग इसलिए भी पूछते हैं यार तो पुट्ठा सानू पाइएगी, हुँ। डरते हैं। हाँ, तो आप एक ऐसी शेरनी बने कि हाँ बाहिजाबी और लोग आपसे डरें भी। बिल्कुल ठीक। कि आपको पता हो कि भई इस बंदी से नहीं मैं वो कहते हैं ना साडे वैर नहीं पै सकते। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, हमारी लड़कियों को इतना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप देखें ना नेपोलियन ने कहा था तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशंस दूँगा, हाँ यस। पढ़ी लिखी औलाद दूँगा। वो आप पढ़ी लिखी माएँ आपकी हो के भी अगर आपने घर में बैठना है, घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रही कि आप घर में नहीं बैठो, बाहर निकलो। मैं ये कह रही हूँ आप जो कुछ कर सकती हैं आप करें। सिर्फ एक सोचने की बात होती है और पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को साथ देना चाहिए, लोगों को साथ देना चाहिए कि यार चलो वो चीज़ कर रहा है। आप बजाय साथ देने के अगर आप उसे पीछे खींचेंगे ना कि नहीं और मुझे Actually, आता भी होता है कि हाँ इस्लाम में तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। जैसे मैंने वो आप बताया मैंने वॉइस ओवर वगैरह का काम स्टार्ट किया तो मैंने मुझे सुनने को मिला इस्लाम में आवाज़ औरत की आवाज़ बाहर निकलेगी ना तो ये बिल्कुल भी तुम तो जहन्नुमी हो गई हो। ये तो हमने जन्नत और जहन्नुम में हमने भेजना शुरू कर दिया है। हमने फतवे लगाने शुरू कर दिए। तुम जहन्नुमी हो गई हो। तो हमारी थी एक सहाबा कराम, वो एक पोएटेस थी। तो वो पोइट्री कर रही थी तो उन्हें किसी ने खामोश कराया और दूसरे ने फरमाया कि नहीं इसे पढ़ने दो, ये बड़ी अच्छी शायरा हैं। वाह। तो वो दीवान में अगर शायरी कर सकती हैं तो आप नात नहीं पढ़ सकते, आप बात नहीं कर सकते। आपने हदीस सुनी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है या डिफरेंट सहाबियात का सुना है तो उनकी आवाज़ पहुँचती थी या वो खतूत लिखा करती थी। वो पर्दे में रह के आवाज़ बात करती थी। अगर आवाज़ का इतना पर्दा होता तो हमें ये रवायात ना मिलती। तो वो ये वाले कॉन्सेप्ट को ना कि ये मना है और ये हराम और हलाल है तो उस चीज़ को मेरे ख्याल से ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हम नैरो जो कहते हैं ना कि ये औरत या एक लड़की ये नैरो माइंडेड है तो भाई आप ये सोच रहे हैं आप नैरो माइंडेड हैं कि आपकी सोच ही वहां से खत्म होके यहाँ पे खत्म हो जाती है। असल में इन्होंने इस्लाम से ही पढ़ा ही नहीं है। इस्लाम पढ़ा किसने है? इस्लाम का तो पता ही किसी को नहीं है। अभी मैंने कहा नुसैबा बिन काब का मेरा नहीं ख्याल के इसमें से 90% लोगों को पता होगा कि वो कौन थी। नहीं पता किसी को, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वो सारी चीजें हमारी इसी तरह से चलती आ रही हैं। जब तक हम नहीं बदलेंगे कोई नहीं बदल सकता। एग्जैक्टली। आप अपने जो पोर्टेबल स्कूल है उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह से बना हुआ है, क्या उसकी बनावट है। और 3 कंटेनर्स को जोड़कर एक स्कूल बनाया गया है। ठीक है। 3 कंटेनर्स को जोड़कर एक स्कूल बना हुआ है। 2 साल हो गए हैं और उसमें अब माशाल्लाह से 85 थे, अब माशाल्लाह से 100 स्टूडेंट्स हो गए हैं। माशाल्लाह। जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये याद रहे कि वो झुग्गी वाले बच्चे हैं। मतलब कोई और नहीं है। कोई और नहीं है, वो झुग्गी वाले लोग हैं जिनके बारे में कहते हैं कि भाई नहीं ये तो भाई मंगन जोगे ने है। और ये वो हम और आपके घरों में काम करने वाले लोगों के बच्चे हैं जो जाते हैं पैदल आते जाते हैं झुग्गियों में जाते हैं और वो ही रूखी सूखी खाते हैं।
लेकिन उनके बच्चे अगर आप उनसे मिले तो वो अब इंग्लिश में बात करते हैं, और एक बच्चा अपने माँ बाप को सिखाता है, अपने बहन भाइयों को सिखाता है वाह, स्प्रेडिंग, यस, स्प्रेडिंग। या, तो वो एक बच्चे को चेंज करना यानी एक जनरेशन को चेंज करना। तो वो अगर हमने ये स्टेप किया तो आप भी कर सकते हैं सब। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी। तो ये पोर्टेबल स्कूल में हम लोग इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म, बैग, शूज, हर चीज इनकी। हमारे साथ उनका घर वाला माहौल है, उनके पेरेंट्स का भी। ठीक है, वो पूछ रहे होते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया। अच्छा, तो जी कहते हैं मैम साडा बच्चा दूजी पोजीशन क्यों आई है अदी, पहली पोजीशन ते क्यों नहीं आया। मैं कहती हूँ मेहनत और करे ना, ਅਸੀਂ ਤੇ मेहनत कर रहे हैं। और पहले वो कहती थी ਅਸੀਂ किवें बच्चे नूं कहिए, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे कह सकती हूँ। मैं कहती हूँ आपका पढ़े लिखे होना, आपके बच्चे के पढ़े लिखे होने से मैं कोई खलल नहीं डाल सकता। आपने उसे पूछना है तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। फिर मुझे पता चला, लास्ट टाइम पता चला कि बच्चे को मार पड़ी है घर से, कि वो पढ़ नहीं रहा था। बड़ी मुझे खुशी हुई, बच्चे को मार पड़ने पे खुशी हुई, बच्चे को मार पड़ने पे खुशी हुई, और इस बात पे कि वो पढ़ नहीं रहा था तो उसे मार पड़ी है। बड़ी बात। तो वो ये सारी चीजें तो चल रही हैं इंशाल्लाह। आप देखें कि ऐसे लोग बहुत सी जगहों पर ऐसे हैं कि जो ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा किसकी टांगे जो है वो मजदूर बना देते हैं जानबूझकर, और कुछ इस तरह से। वो ये नहीं कर रहे, वो बच्चों को मार रहे हैं इसलिए कि वो पढ़े। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी बाबू कहलाए बड़े होकर। तो उनकी कितनी अच्छी ख्वाहिशात आप लोगों की वजह से हैं। मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग देखने वाले हैं, वो अगर इस कार्य खैर में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप उनको किस तरह से अकोमोडेट करती हैं? तो वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.skzfoundation.uk ठीक है, और .pk भी है, जैसे यूके में भी रजिस्टर्ड है जी, जी, SKZ जी। अब तो। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर भी बताइए वो वाला। 2 नंबर्स हैं 0321 4930 492। और अगर आपने मुझसे रब्ता करना है मेरी किसी सर्विसेज के लिए या फिर SKZ के बारे में जानने के लिए तो 0302 1404 073। थैंक यू सो मच। और मुझे लास्ट में ये बताइए कि आपका आगे का प्लान क्या है SKZ को लेकर लेते हुए? आप एज ए डॉक्टर जब आपकी मैरिड लाइफ भी हो जाएगी, उसके बाद आप मसरूफ़ हो जाएंगी, तो क्या आप किसी को ये कहकर उसके हवाले कर देंगी कि यार मेरा हो गया, अब आप लोग देखो? नहीं, हम्म, जब तक दम है ना तब तक करती और इसको रहूंगी। किस लेवल तक देखना चाह रही हैं आप? जिस लेवल तक चला जाए, हम्म, यानी मैं बाकायदा इंसान- इदारा बनाने का प्लान है? बकायदा इदारा है। मैं चाहती हूँ मतलब कि बिल्डिंग्स वगैरह? बिल्कुल हम लोगों ने अब बिल्डिंग बेस्ड स्कूल की तरफ जाना है, और अब इंशाल्लाह ताला हम इसके लिए फंड रेज भी कर रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, हमारे साथ मिलके आके काम करें। अगर आपने यकीन भी डोनेट किया ना किसी स्कूल की, तो जब तक उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं आपको तो सवाब हो रहा है। बिल्कुल। तो SKZ मैं चाहती हूँ कि अंसा रहे या ना रहे, SKZ तो चलती रहेगी ना। बिल्कुल। SKZ के लिए को अंसा की जरूरत नहीं है अपने चलने के लिए, वो चलती रहेगी। वो किसी 1 2 3 बंदों के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो सब टेकअप करें। जरूरत ना हो कि ये मेरा एरिया तुम्हारा है। SKZ सबकी है, ऑर्गेनाइजेशन सबकी होनी चाहिए कि भाई हम इसमें आगे काम करना चाहते हैं, वो जरूरत ना पड़े। तो मैं इंशाल्लाह SKZ को ऐसी जगह पे देख रही हूँ कि हम लोग सब झुग्गी वाले लोगों को भी पढ़ाएंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर वही लोग करेंगे जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये नहीं कुछ कर सकते, और आप उनको ओहदों में भी देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर वो सर्व करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि हम लाहौर में, फिर इसके अलावा सिंध में हैं, फिर पाकिस्तान से बाहर अफ्रीका में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ सब हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो पढ़ें। क्योंकि तालीम जो है वो आगाही है, तालीम डिग्री लेने का नाम नहीं है। आपको आगाही आ गई, आपने इल्म हासिल कर लिया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो वो हमें अगर चीन भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे सिखाने के लिए। नौजवान बच्चे बच्चियों को और वुमेन एम्पावरमेंट को लेते हुए आप कोई पैगाम इनको दे दें, फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट करें। बिल्कुल, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ अपनी अंदर की खुदी को पहचानो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह। अपनी वर्थ इतनी बनाएं कि आप कहें अल्लाह जी और वो कहे कुन। अपने आप को समझें, यकीन अल्लाह ताला पे रखें, अपनी ज़ात पे यकीन रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं तो आप हैं। वाह। और इंसान, अल्लाह ताला ने कहा ना इल्लल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। यस यस, वो मैं भी हूँ और आप भी हैं। अब आपने अपने खसारे को दूर कैसे करना है? मैं तो अपने खसारे को दूर करने की ही तगोदो में हूँ,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें अपने तई कोशिश करनी चाहिए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मज़ा आया। और मैं ना यहाँ पर बैठ के सिर्फ ये नहीं करता कि लोगों तक आपका पैगाम पहुँचाता, मैं सीखता हूँ। बेसिकली बिल्कुल। मैंने यूँ इसलिए शुरू किया है, वरना आपको पता है मेरा पेशा जो है वकालत है और बाकी मामलात में होता हूँ। ये सीखने का एक जो है वो ज़रिया है, आप जैसे लोगों से सीखने का, मोटिवेट होने का, इंस्पिरेशन लेने का और आपका पैगाम लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी और इनसे ज़रूर राब्ता करें, इस कार्य खैर में ज़रूर शामिल होना चाहिए। बल्कि मैं इस पॉडकास्ट एंड होने के बाद मैं खुद जो है वो बाकायदा लिख के ऐलान करूँगा कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे भी किसी कोने-कुतरे में रखिएगा और मुझे भी बड़ा शौक है इन मामलात का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हमें, मेरी गेस्ट को, मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।